चलिए जी, सारे कनेक्ट हो जाएं तो एक मिनट वेट कर लेते हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो हम लोग विम्पस वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम अब स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा सेफ है हमारे प्लेयर के लिए। और स्टार्टिंग पोजीशन पे हमारा प्लेयर कुछ सेंस नहीं कर रहा, यानी ना उसको ब्रीज आ रही है ना स्मेल आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही। तो ओके का सिग्नल है फ्रॉम बोथ साइड, अगर वो अप जाए या डाउन जाए, कहीं पे भी जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज है सारी 0 0 0 0 है। ठीक है, कि कोई सेंसर बेसिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो एक्स हमने सेंसर के लिए लिखा हुआ है, अल्फा हमने एक्शन के लिए लिखा हुआ है या एक्चुएटर के लिए लिखा हुआ है। लेट से मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ। मैंने पोजीशन चेंज करी और मैं इस बॉक्स पे आ गया। ठीक है, जब मैं इस बॉक्स पे आया, अब ये एजेंट खुद ही डिसीजन ले रहा है। ठीक है, मतलब हम प्रॉब्लम को मैप करके दे रहे हैं उसे, उसको रूल्स बना के दे रहे हैं। अब रूल्स के लिहाज से ये खुद गेम प्ले कर रहा है एआई सिस्टम। ठीक है, तो एक सेंसर अभी ऑन हो गया ब्रीज का, कि भाई इस बॉक्स में तो ब्रीज है। और जिस बॉक्स में ब्रीज है, ये आइडेंटिफिकेशन है उसकी, कि उसके जो नेबरिंग बॉक्सेस हैं, जो नेबरिंग रूम है, उनमें बेसिकली पिट है, क्योंकि पिट की वजह से आपको ब्रीज फील हो रही है। तो पिट यहाँ पर हो सकती है या पिट यहाँ पे हो सकती है। अब हमारे एजेंट को नहीं पता। ठीक है, जो इसको सॉल्व कर रहा है। तो अब उसे क्या करना है, अब उसको रीजन करना है या रीजन फाइंड करना है कि किस रूम में पिट है। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैं वापस आ जाऊं। अच्छा, ब्रीज है यहाँ पे, पिट है दोनों में, चांस है, चलो मैं वापस आ जाता हूँ। मैं दूसरा वाला भी तो सेफ था ना, मैं दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता हूँ। अगर मैं दूसरे वाली एक्सप्लोर पे आया, तो मैंने स्ट्रिंच फील की। जब मैंने स्ट्रिंच फील की तो इसका मतलब क्या है, कि मेरा जो नेबरिंग बॉक्सेस हैं उनमें क्या है, उनमें विम्पस है, जो कि क्रिएचर है, जो कि बेसिकली ईट कर लेता है। अब मुझे ये रेजोल्यूट करना है कि कौन से बॉक्स के अंदर, कौन से रूम के अंदर पिट है और विम्पस है। या तो यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, दोनों में नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है ये। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं रेजोल्यूट करूंगा पिट यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? पिट इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि विम्पस यहाँ पर है, और अगर विम्पस यहाँ पर है तो पिट नहीं हो सकता। तो ये दोनों में से एक बात गलत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके इस चीज को रेजोल्यूट करूंगा या एक एक चीज को रीजनिफाई करूंगा। अच्छा, मैं जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन ठीक है, उसमें कोई ब्रीज नहीं है। इसका मतलब ब्रीज नहीं है तो अगला जो रूम है इसमें पिट नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे पिट होता तो यहाँ पे विम्पस नहीं हो सकता। तो मैंने दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पोजीशन है मेरी नेक्स्ट रूम की, ये पोजीशन क्लियर है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे स्मेल है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे विम्पस है, ना यहाँ पे ब्रीज है। तो यहाँ पे पिट नहीं हो सकती, और पिट नहीं है। अगर पिट होता तो विम्पस नहीं हो सकता था। तो ना यहाँ पे विम्पस है, ना यहाँ पे ब्रीज है। तो इसकी बेस के ऊपर मैं अब क्या करूंगा, मैं आगे शिफ्ट हो जाऊंगा। जब आगे शिफ्ट होऊंगा, तो मुझे दोनों साइड से ओके का सिग्नल है, तो या तो मैं राइट पे चले जाऊँ, तो मैं लेफ्ट पे चले जाऊँ। मैं राइट पे जाऊंगा, गोल्ड लूंगा, वापस आ जाऊंगा अपने पाथ को ट्रेवर्स करके। ठीक है, या शॉर्टकट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने रूम चेक कर लिया था कि ये रूम में खाली ब्रीज थी, तो आप इस रूम से भी आ सकते हो, शॉर्टकट ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो एजेंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सिंपल इज डेट। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है माइंड में। ठीक है, ये तो हमने खुद सॉल्व किया ना, ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीज करी। क्या हम अभी हम ये सोच रहे हैं कि गोल्ड की पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही शेरोज?
ना विम्पस की पोजीशन स्टैटिक है वर्ल्ड हमारा, डायनेमिक खाली ह्यूमन इसमें जो प्लेयर है वो है बस, बाकी सारी चीजें स्टैटिक है। गोल्ड भी एक ही जगह पड़ा हुआ है, विम्पस भी एक ही जगह है, क्विड्स भी एक ही जगह है, ये फिक्स है अभी फिलहाल। अगर वो चेंज हो जाए तो उसी के लिए तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि क्या हम इस टाइप की रीजनिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हमारा हमारा ये क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ तो हमने क्या किया, हमने अपनी लॉजिक को, अपने माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को यूज किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या कर लिया। तो क्या ये कंप्यूटर को अगर हम ये रूल्स दे दें या उसके अंदर ये रूल्स किसी तरीके से हम फीड कर दें तो क्या वो इस तरीके के वर्ल्ड को सॉल्व कर सकता है? तो आंसर इज यस। तो उसके लिए हमें फिर लॉजिक चाहिए। लॉजिक के ऊपर ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ये लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली हमारी रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ये बेसिकली लॉजिक के थ्रू हम कर सकते हैं। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन या इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये बेसिकली हमारा टारगेट है। तो लॉजिक के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इन्फेरेंस प्रोसीजर। ये लॉजिक के टॉपिक का एक तरीके से रिवीजन भी कह सकते हैं आप इसको, और इस एक तरीके से इसकी एक और डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लॉजिक के अंदर आपका बेसिकली सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स आप बेसिकली सिंबल्स और लैंग्वेज को डिफाइन करते हो जिससे आप सेंटेंसेस बनाते हो। सिमेंटिक्स आपकी बताती है उसकी ट्रुथ वैल्यू, आइदर वो ट्रू है, फॉल्स है, या वर्ल्ड के अंदर उस चीज का क्या मतलब है। और इन्फेरेंसिंग से आप पुराने रूल से और एग्जिस्टिंग नॉलेज से नई नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हो, जो कि मैं पहले शुरू से ये बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वाली बात भी आ गई है। तो आपकी ये रियल वर्ड की रिप्रेजेंटेशन है, सेंटेंस है, सेंटेंस इंटेल कर रहा है दूसरे सेंटेंस को, उसकी अपनी सिमेंटिक्स है, इसकी अपनी सिमेंटिक्स है, और इस तरीके से आप साइकिल को यूज करते हुए फर्दर रूल्स वगैरह आप ड्राइव कर सकते हो। लॉजिक से बेसिकली आप लॉजिक को यूज करते हुए आप रीजनिंग पैटर्न्स बना सकते हैं, और इन रीजनिंग पैटर्न्स को यूज करते हुए देन आप अपने जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ पे लॉजिक यूज हो रही है वहां पे अगर आपके मल्टीपल वेरिएंट्स आ जाए, मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप फजी लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सबको क्लियर है? चलिए जी, फिर आगे बात करते हैं। इंटेलमेंट या इन्फेरेंसिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज किसी को इंटेल कर रही है, यानी ए अगर इंप्लाई कर रहा है बी को, तो उसका मतलब ये है कि द सेंटेंस ए इंटेल्स द सेंटेंस बी, इफ ए इज ट्रू देन बी मस्ट बी आल्सो बी ट्रू, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस को इंटेल कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर पहली वैल्यू ट्रू है तो दूसरी वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए। इसको लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं और इंटेलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इंटेलमेंट की हेल्प से इस विम्पस वर्ल्ड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से हमारा जो एजेंट है उसका नॉलेज बेस हम एक बनाना, एक डिजाइन कर रहे हैं, और उसमें हम मेंटेन कर रहे हैं स्टेट्स को, कि वो कौन कौन सी स्टेट्स को विजिट कर रहा है। तो लेट्स से 1,1 पोजीशन पे हमारा एजेंट ऑलरेडी है, जो कि हमारे एजेंट की स्टार्टिंग पोजीशन है। और 1,2 पोजीशन वो है जिसके ऊपर वो अब जा रहा है, ठीक है, जो शिफ्टिंग है, जो रूम उसने शिफ्ट किया। गेम्स के रूल क्या है के लिहाज से अगर हम पीएस को देखें, जो हमने ऊपर मेंशन करे थे बिफोर सम स्लाइड्स, ठीक है, तो 1,1 पे तो कुछ भी नहीं है, और 1,2 के अंदर ब्रीज है।
तो अगर हम इन स्टेट्स को इस वर्ल्ड को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में, इन जीरोज एंड वंस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 0 0 0 जो भी सेंसर, कोई भी सेंसर ऑन नहीं है तो उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 0 है। अगर कोई सेंसर ऑन होगा तो उसकी वैल्यू ऑन हो जाएगी, वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या इंटेल कर सकते हैं? ठीक है, अब हम यहाँ से इंटेल ये कर सकते हैं कि जो हमारे नेबर है, नेबरिंग रूम है, अगर मैं यहाँ पर हूँ 2,1 पे, और यहाँ पे ब्रीज है, ठीक है, तो मैं क्या क्या इंटेल कर सकता हूँ? मैं 3 बॉक्सेस को इंटेल कर सकता हूँ। 2,1 पोजीशन, 2,2 पोजीशन, 1,3 पोजीशन। इन तीनों रूम्स के बारे में हमें नहीं पता। इन रूम्स के बारे में हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमारे पास, हमें पिट हमने डिटेक्ट किया है। ठीक है, और पिट डिटेक्ट होने का मतलब ये है, या सॉरी, ब्रीज डिटेक्ट किया है, और ब्रीज डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि हमें आसपास रूम के पिट है, तो हमें पिट से बचना है। तो अगर हम इन 3 रूम्स की बात करें तो इन 3 रूम्स की जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आइदर उसमें पिट है या नहीं है, वो 8 बनती हैं, 2 exponential 3। ठीक है, इसका जो जेनेरिक फॉर्मूला होगा 2 पावर n होगा, जितने रूम्स हैं उनकी पावर सेट, बेसिकली जो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं वो निकाल रहे हैं हम, कि आइदर पिट है या नहीं है, आइदर पिट है या नहीं है, आइदर पिट है या नहीं है। तो 8 पॉसिबिलिटीज बनती है, 8 पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, कि आइदर रूम 2,1 में पिट नहीं है, आइदर 2,2 पोजीशन पे पिट नहीं है, आइदर 2,3 1,3 पोजीशन में पिट नहीं है। तो पिट कहाँ पर है? जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उनमें से एक पॉसिबिलिटी ट्रू होगी ऑब्वियसली, सारी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं हो सकती, ये पिट एक ही जगह पे होगा। सही, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इंटेल कर सकते हैं ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको यूज करते हुए, जो हमारे पास नॉलेज बेस है, जो उसमें नॉलेज है हमारे पास, उस नॉलेज को यूज करते हुए हम इन्फर कर सकते हैं, इंटेल कर सकते हैं, इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारे जो हमारे पास फर्दर या फ्यूचर स्टेप्स आ रहे हैं उनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिकली काम करते हैं। तो ये विम्पस की एग्जाम्पल है, जो बेसिकली यहाँ पे एंड होती है। अगर किसी को कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। इस जो एंटेलमेंट वाला पार्ट है उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। 1 मिनट, आप लोग ये आउटलाइन देख लूँ, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं, तो मैं उसके लिहाज से चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा रिविजिट हो जाए। शहरोज क्या क्वेश्चन है, पूछे। शहरोज क्या क्वेश्चन है, पूछे। देखो, एंटेलमेंट में पोजीशन फिक्स गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। देखो, एंटेलमेंट का मतलब क्या है? एंटेलमेंट का मतलब ये है कि अगर 2 रूल्स हैं और वो दोनों, यानी ए और बी 2 रूल्स हैं, और ए इंटेल कर रहा है बी को, तो ए की जो वैल्यू अगर ट्रू है तो बी की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, ये इंटेलमेंट है। ठीक है, विम्पस वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको चेक कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बिहाफ पे हम फैसला करेंगे कि कहाँ पे फिट है या नहीं है। फिक्स दी हुई जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन है ना, वो तो आपका वर्ल्ड है। वो तो इसमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये बात कह दी कि जो वर्ल्ड है इसमें हर चीज स्टैटिक है। ठीक है, तो पिट जहां पर है वो पिट वहीं पे रहेगा, गोल्ड जहां पर है वो वहीं पे रहेगा, विम्पस जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। हाँ, अगर आप इसमें डायनेमिसिटी डालना चाहते हो, उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बिल्ड बनाना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि गोल्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, विम्पस की पोजीशन चेंज हो जाए, पिट्स की पोजीशन चेंज हो जाए, फिर उसके लिहाज से हम सॉल्व करें। तो हर दफा आपको दोबारा दोबारा आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसमें इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि एक दफा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हर दफा आपका एजेंट जाएगा, उस पाथ को फॉलो करेगा, गोल्ड लेगा, वापस आ जाएगा, आप हमेशा विन होते रहोगे। विनिंग स्कीम आपको बेसिकली पता चल जाएगी आसान लफ्जों में, अगर आपका वर्ल्ड स्टैटिक है तो। हाँ, अगर आपका वर्ल्ड डायनेमिक है
तो आप ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक स्कीम के साथ नहीं चल सकते, आपको फिर हर दफा अपनी स्कीम चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्या रोज आपका क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा जी, आउटलाइन पे आ जाते हैं। ये मिड से पहले ये टॉपिक्स तो हम सारे कवर कर चुके हैं। स्वार्म इंटेलिजेंस एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर हमने काम नहीं करा। हमने इसकी जगह बेसिकली एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स पढ़े और उसमें हमने जेनेटिक एल्गोरिथम को फोकस किया। ठीक है। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम हमने कर लिया यूजिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग। कलर मैचिंग प्रॉब्लम मैंने नहीं करवाया। ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स के ऊपर भी बात हम कर चुके हैं। ऑनलाइन सर्च ऑफलाइन सर्च इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। एडवर्सरियल सर्च जिसको बोलते हैं, मिनिमैक्स एल्गोरिथम, अल्फा बीटा प्रूनिंग, सिमेंटिक नेटवर्क, कोई अलग चीज नहीं होती, इसको छोड़ दें। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और नॉलेज क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या होते हैं उसकी बात हो चुकी है। प्रोलॉग आप लोग लैब में पढ़ चुके हैं तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट सिस्टम्स हमने आज पढ़ लिए। यूजेस हमने कुछ देख लिए फजी लॉजिक के कंट्रास्ट में। और इसके जो रोल्स हैं वो भी कोई डोमेन टू डोमेन वेरी करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हिस्ट्री इसकी ज्यादा हमने नहीं पढ़ी, उसकी फिलहाल मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर जरूरत लगेगी तो उसको मैं देख लूंगा, दोबारा एक दफा रिविजिट कर लूंगा। इंट्रोडक्शन टू फजी लॉजिक, फजी लॉजिक और क्लासिकल लॉजिक जो होती है उसमें उसका इंट्रोडक्शन और उसके साथ कंपैरिजन, तो वो हमने आज देख लिया। ठीक है। मशीन लर्निंग का पार्ट हमारा बाकी है, उसको हम टच करेंगे। और प्रोजेक्ट एवेल्युएशन का पार्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन, हमारा ये दो पार्ट्स बाकी हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें कवर हो गई हैं। मेरा यहाँ पे एक कंसर्न है, क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों को किसी टॉपिक में जो हमने जितने ही पढ़े हैं उनमें से किसी टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है प्रीवियस टॉपिक्स में भी, तो हम ये कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो क्लास है, या तो उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि हम नेक्स्ट क्लास में मशीन लर्निंग का ओवरव्यू ले लें और टॉपिक कोर्स को कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर कोई टॉपिक आप लोगों को लगता है कि टॉपिक को रिविजिट करने की जरूरत है तो उसको रिविजिट कर लिया जाए। या तो एक तरीका दूसरा ये हो सकता है कि पहले रिविजिट कर लिया जाए और फिर उसके बाद टॉपिक को ऊपर आ जाया जाए। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका, जो एक और चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि मैं जो कि मैं करता हूँ लेकिन उसमें मुझे कोई खास इनपुट नहीं मिलता, इसलिए मैं उस चीज के ऊपर इतना रिलाय करना छोड़ दिया, स्पेशली ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, कि मैं केस स्टडीज आपको दूं और केस स्टडीज आप सॉल्व करें, फिर हम उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करें क्लास के अंदर। तो इस चीज में एक्टिविटी करने के लिए आपका इनपुट चाहिए होता है, इनपुट इतना अच्छा नहीं आता, सॉरी टू से। तो उस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करने का फायदा नहीं है। तो अब ये बता दीजिए, या ये हम फाइनल कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम मशीन लर्निंग का ओवरव्यू ले लें, या हम लोग कोई आपका जो पिछले प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसका एक उनको उनमें से किसी को रिकैप कर लें। शहरोज का कहना है कि मशीन लर्निंग का इंट्रो ले लें, ओवरव्यू ले लें। ठीक है। बाकी बता दें अपना इनपुट कि आप लोग क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम पे क्या कर लिया जाए। एमएल का ही ओवरव्यू ले लिया जाए, आपका भी यही कहना है ऐसा? और बाकी भी बता दें जी। ओवरव्यू ठीक है, ठीक है, मशीन लर्निंग का ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद कोई टॉपिक्स होंगे तो उनको रिवर्स कर लेंगे। हाँ, और उसके अलावा फिर प्रोजेक्ट सबमिशन पे स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, कि आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मशीन लर्निंग में ज्यादा वीक नहीं लगाऊंगा, वैसे मैं लास्ट 2 इयर्स तो मैंने ये किया था कि मैं मशीन लर्निंग के ऊपर 2 वीक्स एटलीस्ट मैं यूज करता था मशीन लर्निंग को पढ़ाने के लिए। तो इस दफा क्योंकि मशीन लर्निंग का कोर्स प्रॉपर ऑफर होने लग गया है, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो फिर आप जब मशीन लर्निंग की क्लास ले रहे होंगे तो उसके उस वक्त आपके लिए वो बोरिंग स्टफ ना हो जाए, तो आपके लिए चीजें इंटरेस्टिंग ही रहें जब आप मशीन लर्निंग कोर्स पढ़ रहे हो। तो मैं उसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखा दूंगा आपको। और काफी सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो जो आप लोगों के डेमोज होंगे वो बेसिकली एक तरीके की एप्लीकेशंस ही होंगी जहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस या सेंटिमेंट एनालिसिस एमएल का पार्ट होता है वैसे, उसको एआई में काउंट करते हैं। ऑब्वियसली एआई ही है लेकिन एआई की सब डोमेन में लाया करता है वो, एमएल में लाया करता है सेंटिमेंट एनालिसिस।
सेंटिमेंट एनालिसिस है, रिकमेंडेशंस हैं, और क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स हैं, चैटबॉट्स हैं। अगर रूल बेस्ड चैटबॉट है तो वो क्लासिकल एआई में लाया करता है। अगर वो किसी किस्म की लर्निंग कर रहा है या उसके लिहाज से आंसर्स को जनरेट कर रहा है तो फिर वहां पे फिर वो एमएल के डोमेन में लाया करेगा। तो सब एरिया में आ जाता है, लेकिन है वो ऑब्वियसली एआई, लेकिन वो सब डोमेन की बात है तो सब डोमेन में फिर चीजें स्पेसिफिक हो जाती है। ये फर्क पड़ता है। रिग्रेशन भी है, क्लासिकल एमएल है, मशीन लर्निंग है क्लासिकल। इस टॉपिक में कुछ और चीज मैंने मिस की तो नहीं है अभी तक, नहीं इसमें और तो कोई चीज ऐसी है नहीं। लेक्चर में इंशाल्लाह इसका अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा कोई और चीज डिस्कस करना चाहें, कोई और प्रॉब्लम है तो वो पूछ लीजिए। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। एक दो स्टूडेंट्स को थी, उन्होंने कर ली है, किसी और को भी अगर है तो वो पूछ ले, कोई मसला नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह क्यूरी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और रिलेटेड टू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस कोर्स? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई क्यूरी या कोई कोई चीज है डिस्कस करनी है? चले फिर सेकंड सेशन की अटेंडेंस दे दें, फिर आज जल्दी ऑफ कर देंगे फिर। टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, कोई और चीज ऐसी बाकी है नहीं। हिस्ट्री की थोड़ी सी अगर देख लेता हूँ मैं, हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से कोई अगर कोई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है। सर वो मिड का पेपर भी डिस्कस करना था अपना, हाँ, सॉल्यूशन का। वो डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल। वो आपने अच्छा याद दिलाया, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। पेपर्स में आ जाए, स्प्रिंग में आ जाए, स्प्रिंग में आप आ जाए 10602। पहले तो मैं आप लोगों को एक कारनामे दिखा देता हूँ थोड़े से, कारनामा अंजाम देख लें अपने। मार्क्स तो सबने अपने अपने देख लिए होंगे तकरीबन। ऑन दी एवरेज सब पास तो तकरीबन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने भरपूर प्लेजरिज्म किया है। ठीक है, उसको मैंने कोशिश करी इग्नोर करूँ उनके प्लेज को, कुछ प्लेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता था तो उनको मैंने नहीं किया। तो आपके क्या कह सकते हैं कि बस समझा ही सकते हैं, प्लेज ना किया जाए, ना किया जाए, ना किया जाए, समझा समझा के थक गए, लेकिन नहीं समझ आ रहा किसी को। खैर, ये आप लोगों का मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आप लोगों से टास्क एनवायरनमेंट्स आपको बताने थे, प्रॉपर्टीज बतानी थी काउंटर स्ट्राइक की, टिकटिंग एजेंट की, ऑनलाइन क्लास की, लूडो स्टार की। तो काउंटर स्ट्राइक और लूडो स्टार तो फुली ऑब्जर्वेबल है कि आप पूरा बोर्ड देख सकते हैं। काउंटर स्ट्राइक अगर आप मैप के सेंस में बोलें तो फुली ऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, अगर आप मैप को इतना देख के खेलते हैं, जो मुझे नहीं लगता हर कोई खेलता होगा, तो जो ऊपर मैप आ रहा होता है राइट हैंड साइड पे, उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिहाज से अगर खेलते हैं तो फिर ऑब्जर्वेबल है। तो मैंने इसमें दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट किया इन शॉर्ट, कि ऑब्जर्वेबल जिसने लिखा है तो भी ठीक है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल लिखा है तो भी ठीक है। टिकटिंग एजेंट, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है,
फुली ऑब्जर्वेबल इसलिए नहीं है कि आप स्टूडेंट को देख नहीं सकते कंप्लीटली, ठीक है। और टिकटिंग एजेंट का फुली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, क्योंकि एजेंट के सामने जितने लोग हैं उनको वो देख सकता है। एक तरीके से पार्शियली ऑब्जर्वेबल इस सेंस में हो सकता है कि अगर वन बाय वन टिकटिंग एजेंट देख रहा है और पीछे से क्यों नहीं देख सकता, तो फिर वो पार्शियली इस सेंस में कहा जा सकता है। इसमें ही मैंने इग्नोरेंस रखी है, इतनी लेवरेज दी है कि किसने क्या लिखा है। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक, तो एनवायरनमेंट इसका स्ट्रेटेजिक है। काफी सारे लोगों ने इसको स्टोकेस्टिक बना दिया, काफी सारे ने इसको डिटर्मिनिस्टिक बना दिया। ना ये डिटर्मिनिस्टिक है ना ये स्टोकेस्टिक है, ये स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है। सिमिलर कंडीशंस गोस टू लूडो स्टार। जितने भी गेम होते हैं वो ज्यादातर सारे के सारे स्ट्रेटेजिक होते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है। टिकटिंग एजेंट का एनवायरनमेंट आप कह सकते हो एक तरीके से डिटर्मिनिस्टिक है, ऑनलाइन का स्टोकेस्टिक है। एपिसोडिक सीक्वेंशियल की बात करें अगर, ठीक है, तो आपका जो एनवायरनमेंट है सीएस के अंदर, काउंटर स्ट्राइक के अंदर, वो सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। कि आप रन कर रहे हो तो आप सीक्वेंस में चल रहे होते हो कंटिन्यूस। और टिकटिंग एजेंट का सीक्वेंशियल की बजाय एपिसोडिक है। क्यों एपिसोडिक? इसलिए कि वन बाय वन वो लोगों को डील कर रहा है, एक साथ हुजूम को डील नहीं कर रहा वो। ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास का एपिसोडिक भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंशियल ज्यादा सूट करता है। जैसे मैं सीक्वेंशियल ही पढ़ाई जा रहा हूँ अभी, लेकिन अगर आप क्लास के पोर्शंस की बात करें तो वो एपिसोड्स में भी डिवाइडेड है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप कंटिन्यूस की बात करें तो वो ऑनलाइन क्लास सीक्वेंशियल होती है। लूडो स्टार एपिसोडिक है, क्योंकि आप एपिसोड्स में प्ले कर रहे होते हो। एक की टर्न आई, फिर दूसरे की टर्न आई, फिर दूसरे पहले की टर्न आई, फिर दूसरे की टर्न आई, इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा होता है गेम। तो ये एपिसोडिक है, एपिसोड्स में आप तोड़ सकते हो उसको। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, तो काउंटर स्ट्राइक का जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक होता है बाय नेचर। ये नहीं होता कि 3 प्लेयर में या 4 प्लेयर हैं तो उसमें अचानक से बीच में 2 प्लेयर छलांग मार के और आ गए। हाँ, जब आपका वो एक लैब कंप्लीट हो जाता है, लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं जो सस्पेक्ट्स में ऐड होते हैं, फिर वो दोबारा वो उसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो नेचर वाइज आपका एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है। मैप भी आपका स्टैटिक होता है, जहाँ पे जो चीजें वहीं पर होती है, खाली आपका प्लेयर मूव कर रहा होता है, ठीक है। इट्स मोर लाइक द विम्पस वर्ल्ड, ठीक है, कि आपका बॉम्ब प्लांट करने की जगह एक ही है और काउंटर टेररिस्ट की जगह एक ही है, और उसके इसी तरीके से बाकी चीजों की जगह एक ही है, और उस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, ठीक। टिकटिंग एजेंट का एनवायरनमेंट डायनेमिक है, कि अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं उसके पास। ऑनलाइन क्लास का एनवायरनमेंट स्टैटिक है। लूडो स्टार का एनवायरनमेंट स्टैटिक है। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, तो काउंटर स्ट्राइक का जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअस है। टिकटिंग एजेंट का डिस्क्रीट है। ऑनलाइन क्लास का कंटिन्यूअस है। लूडो स्टार का मेरे ख्याल से डिस्क्रीट है, ठीक है। अगर किसी ने कंटिन्यूअस लिखा है तो भी शायद उसके माइंडसेट के लिहाज से हो सकता है। तो इसका ये सॉल्यूशन था मेरे लिहाज से, ठीक है। सर आपने कहा बोले। स्टैटिक है तो सर पार्टिसिपेंट्स ऐड और लेफ्ट ओवर होते तो सर वो तो डायनेमिक हुआ ना, पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट ऐड हो रहे हैं, क्या लेकिन नहीं? क्लास तो चल रही है, तो पार्टिसिपेंट्स अपने नहीं इंटरनेट तो की वजह सर से आपने कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना। काउंटर स्ट्राइक में कोई तीसरा चौथा प्लेयर अचानक से नहीं आ सकता अचानक तो से बीच सर में नहीं इस आता। तरह का। हाँ, बीच में नहीं आता वो। जब लेकिन वो सर एक लेवल क्लास में कंप्लीट जो होता है बच्चे फिर आ रहे हैं ऐड होता है। तो क्लास में जो बच्चे आ जाते हैं विद इन द क्लास, क्लास चल रही होती है और कोई ना कोई आ सकता है, तो ऐड हो सकता है। अगर मैं इसके ऊपर वो वेटिंग लगा दूं, जिस तरीके से वहां पे सस्पेक्ट वाली कंडीशन होती है, तो ऑटोमेटिकली हम्म। नहीं आ सकते अपनी मर्जी से। अच्छा। वो तो मैंने अपनी आसानी ठीक। के लिए किया हुआ है, जी जी। वरना तो मैं एक एक को एक्सेप्ट करूंगा, एक एक को निकालूंगा। तो मैंने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है, इस कंडीशन को मैंने अवॉइड किया हुआ है, वरना ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। और काफी सारे टीचर्स इसको यूज करते हैं, रूम लॉक कर कर। देते हैं, या फिर रूम लॉक ना भी करें तो आप वेटिंग लिस्ट इनेबल कर दें, सिंपल इज डेड। वेटिंग लिस्ट में जब तक आप यस। रहेंगे, जब तक मैं नहीं चाहूँ आप ऐड हुए क्लास, सही। ठीक है सर, थैंक ठीक है। यू। सेकंड यस क्वेश्चन सर। में आ जाते हैं। इसका
सेकंड क्वेश्चन का सवाल ये था कि हमने जब लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन किया था कि ए स्टार एडमिसिबल होता है और हमेशा ऑप्टिमल गोल स्टेट फाइंड कर सकता है। तो क्या आप कोई और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ए स्टार एडमिसिबल है? तो इसमें आपने मोस्ट ऑफ द पीपल डिड द सेम थिंग कि एक यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का एक ट्री बना दिया। एक मिनट में कॉल एक सेकंड में इंपॉर्टेंट कॉल है वो रिसीव कर लूं। ऑल राइट, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें ये प्रूफ करना था कि एडमिसिबिलिटी प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इसमें सबने क्या किया कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का एक ट्री बनाया, एक ए स्टार से ट्री बनाया, दोनों का पाथ लिखा, कॉस्ट लिखी, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। तो भाई इसे प्रूफ कौन करेगा? उसको ये इससे क्या साबित हो रहा है, ये कौन लिखेगा? अगर मुझे खुद से समझना था तो मुझे तो पता है कि वो एडमिसिबल है, आपको भी पता है ये एडमिसिबल है, प्रूफ तो दो उसका। कोई प्रूफ नहीं दिया। इस पे तकरीबन के एक मार्क है लोगों के, तकरीबन स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट थे। एक तो ये था कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेनी थी कोई और उस पर हिल क्लाइंबिंग को मैप करना था। भाई क्लास में जो एग्जांपल डिस्कस की थी वही लिख देते। सबने पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन सी कहानियां लिखी हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। इनेलिंग कैसे रोल प्ले करती है, इनेलिंग की डेफिनेशन लिख दी उठा के। ये इनेलिंग एल्गोरिथम होता क्या है? भाई इनेलिंग एल्गोरिथम मुझे पता है होता क्या है, मैंने यहाँ पे कैसे क्वेश्चन क्या किया ये तो आप पढ़े। तो जो क्वेश्चन किया है उसको ठंडे दिमाग से पहले एक दफा पढ़ लिया करें, फिर उसका जवाब फिर लिखना स्टार्ट किया करें। पहले ही उसको खुद एज्यूम करा और उसके लिहाज से खुद सॉल्व कर दिया, अजीब। तो इसमें भी बहुत लोगों के मार्क्स कटे हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। Second question, show that the vacuum cleaner works in partially observable environment. Also devise PS for the vacuum cleaner. इसमें आदो ने PS निकाल दिया खाली, ऑब्जर्वेबिलिटी की बात नहीं करी। ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करी है तो वो पता नहीं किस तरीके से बात की है, अजीबो गरीब स्टाइल में। इसका सिंपल सा आंसर था पार्शियली ऑब्जर्वेबिलिटी में वो जो पावर लॉ वाली बात की थी हमने सेशन में क्लास के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो वो यहाँ पे वो वाली बात लिखनी थी। जिसने लिखी है उसको इसके ऊपर मार्क मिल गया है। What is rationality? And when we say anything is rational, use any suitable example to explain the mentioned concept. Example तो बहुत दूर की बात है। सबने rationality में अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट कहीं से कॉपी करी, वही स्टेटमेंट सबके साथ चली हुई थी कि द कैपेबिलिटी ऑफ जजमेंट एंड मोटिवेशन और पता नहीं सर्चिंग कौन सी एक स्टेटमेंट थी, वही सबने उठा के आंखें बंद करके लिखी हुई थी। हालांकि इसमें सिंपली वो 4 पॉइंट्स लिखने थे जो मैंने क्लास में डिस्कस करे थे जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था। अगर आप वो 4 पॉइंट्स लिख देते हैं उसके बाद कोई एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर देते हैं, आपका ये पॉइंट वैलिड था। आपको इसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आ जाएं बीएफएस डीएफएस, ये तकरीबन लोगों ने ठीक किया है, इस पर तकरीबन लोगों के मार्क्स सही आए हैं। ग्रीडी बेस्ट सर्च भी तकरीबन लोगों ने ठीक किया है, बीम सर्च भी देख दुख के सही कर लिया है, एक्सेप्ट करा है मैंने क्योंकि मैंने बीम सर्च को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में भी यही प्रॉब्लम किया है। क्वेश्चन मैंने लिखा है कि डिवाइस प्रॉब्लम एंड गोल फॉर्मुलेशन फॉर द नेटवर्क स्टार्टिंग फ्रॉम द एस टू जी, नेक्स्ट राइट ट्रैवर्सल फॉर द गिवन नेटवर्क यूजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च सबने अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का ट्रैवर्सल लिख दिया, लेकिन फॉर्मुलेशन गोल फॉर्मुलेशन सब भूल गए। इस पे भी सबके आधे मार्क, 1 मार्क, 1.5 मार्क मिला है या 1 मार्क मिला है सबको, जिस जिसने खाली ये किया है। गोल फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मेरे ख्याल से खाली एक ही स्टूडेंट मुझे याद है जिसने किया था, उसको उसके इस क्वेश्चन में पूरा मार्क मिले। ये उसने दूसरे क्वेश्चन में फिर इशू कर दिया तो उसके उस क्वेश्चन में मार्क कट गए, तो बात उसकी वहीं पे खड़ी हो गई आके, ये उसको ये करना चाहिए था।
ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। एक नेटवर्क दिया हुआ था पीआईए की फ्लाइट्स का, जिसमें आपको ये एबीसीडी की जगह अपनी आईडी फिल करनी थी, स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी और शॉर्टेस्ट पाथ बताना था। कॉस्ट अगर कैलकुलेट ना भी करते, शॉर्टेस्ट पाथ भी बताते तो भी इनफ है, इनफ था। तो जिसने तकरीबन लोगों ने इस क्वेश्चन को तकरीबन लोगों ने सही किया है, पार्शली ठीक किया है। जो प्रॉब्लम किया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, 5 में किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। इन 3 क्वेश्चन में मेजोरिटी के मार्क्स कटे हैं। बाकी क्वेश्चंस में समहाउ मार्क्स ठीक है। और प्लेजरिज्म बहुत किया है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं लगता है नहीं किया, तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ। मैंने फिर भी इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसको काफी हद तक इग्नोर किया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इग्नोर करने का कोई चांस नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बहुत जगह पे प्लेज हुआ है, बहुत प्लेज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी बहुत लोगों ने बस अपना नाम खाली रिप्लेस किया है, प्लेज किया है सीधा सीधा। इसमें तो कोई चीज थी नहीं ऐसी टफ जो करने में मुश्किल हो। इस वाले में भी बहुत लोगों ने प्लेज किया, सेम अप्रोच, सेम टेक्निक, सेम चीजें, सब कुछ सेम। बस क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, अल्लाह आप लोगों पर रहम फरमाए, और आप लोगों को अपने जो डिग्री है उसे सही से कंप्लीट करने की तौफीक दे, ताकि आप लोग आमीन। उसे सही से यूटिलाइज करें। क्योंकि लिटरली अजीब बात है ये, और अजीब हालात है ये, ठीक है। ये आप अपने अपने आपके साथ तो कर ही रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ भी कर रहे हो। इसका एहसास आपको होगा अब से 1 से 1.5 साल बाद, ठीक है। 1 से 1.5 साल बाद अगर मुलाकात हुई या किसी प्लेटफॉर्म पे मिलना हुआ, तो आप बोलेंगे सर आपने उस वक्त ये बात बोली थी, ने सही बोली थी। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, ये चीजें सामने आती हैं। जब आप जो चीज करते हो ना, वो चीज आपको रिटर्न बैक होती है कहीं ना कहीं आके। तो ये चीजों में जिन्होंने अपनी मेहनत से की है, मैं किसी के ऊपर शक नहीं कर रहा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर अपनी मेहनत से जिन्होंने नहीं किया, तो वो अभी भी कोशिश करें चीजों को समझने की, और फाइनल में मेहनत करें और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आती, आप सवाल करें, ठीक है। सवाल करना आपका राइट है, आपको पूछना चाहिए। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो फिर आपको परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं है, चीजें समझ आ रही हैं, दोनों चीजों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो इस चीज को खुद रियलाइज करें। ये मैं जितने भी पेपर्स आज, जब से ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, अ, सब हर सेमेस्टर में यही बात बार बार बतानी पड़ती है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं समझ आ रहा है लोगों को, ठीक है। ठीक है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम फिजिकल नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम जो ऑनलाइन है तो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज करें। हम ऑनलाइन को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरी दुनिया में यूटिलाइज किया जाता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा हूँ। मैंने एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा है, 2 सेमेस्टर फिजिकल पढ़े हैं अपने अभी पीएचडी के अंदर ही। तो मैंने ऑनलाइन के अंदर भी चीजें खुद करी हैं। मैंने कोशिश नहीं करी कि मैं फला जगह से छाप लूँ, मैं फला जगह से छाप लूँ, और उसका मुझे फायदा होगा जब मैं अपना एग्जाम दूंगा। पीएचडी के अंदर एग्जाम होता है, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं उसको। तो जब मैं एग्जाम दूंगा, तो मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ पे क्या चीज पढ़ी थी। तो जब मेरे पास प्रॉब्लम आएगा, तो मैं उसको सही से सॉल्व कर पाऊंगा। अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी अब कोई काम किया ही नहीं, कोई कोशिश करी ही नहीं, तो फिर बेकार है। अभी तो ये आपको मेरा फजूल का लेक्चर लग रहा होगा कि सर ऐसी सुनाया ही जा रहा है हमें, देख लेंगे भाई, समझा सकते हैं। और समझाना फर्ज है सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर का, तो वो फर्ज पूरा कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करें, आप चिल करें, वो आपकी मर्जी है। आई होप सर ये बेस्ट फॉर सेशन द हो फ्यूचर। जी वाला है बोलें। सर, नेक्स्ट ज्वाइन करना है। नहीं, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि अब इसके अलावा डिस्कशन है नहीं। पेपर की डिस्कशन हो गई, टॉपिक आज का कवर हो चुका है, तो बस अटेंडेंस भी हो चुकी है, तो कोई रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके सर।